Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at JB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। तो आजकल जो मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ वीड मैनेजमेंट पे कर रहा हूँ और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग हर्बिसाइड इफिकेसी। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हर्बिसाइड इफिकेसी को अफेक्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज़ हर्बिसाइड इफिकेसी। इफिकेसी इज़ रिलेटेड विद द इफिशियंसी। तो हम किसी हर्बिसाइड को अप्लाई करें और वो अपना टॉक्सिक एक्शन जो रिक्वायर्ड है वो हो जाए तो उसको बोलते हैं इफिकेसी। मतलब इफिकेसी का मतलब ये हुआ कि हमने हर्बिसाइड डाला और वो टारगेट वीड स्पीसीज को किल कर दे, तो जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट में हमें वो चाहिए। मान लीजिए कोई हर्बिसाइड स्प्रे करने से वीड्स की प्रॉपर किलिंग नहीं हो रही है या वीड स्पीसीज को कवर नहीं कर पा रहा है, तो उसकी इफिशियंसी क्या है, पुअर है, इफिकेसी लो है। तो जब हम किसी हर्बिसाइड को स्प्रे करते हैं तो बहुत ऐसे फैक्टर होते हैं जो इसकी इफिशियंसी को कम कर देते हैं। तो ये कई फैक्टर ऐसे होते हैं जिससे हर्बिसाइड अपना पूरा जो टॉक्सिक एक्शन है वो शो नहीं कर पाता है। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो इसको 4 पार्ट में बांटा है: प्लांट फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, सॉइल फैक्टर एंड मैनेजमेंट फैक्टर। वन बाई वन हम इसको डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से सुने। ये कंपटीशन में इसके बहुत बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर अगर आपको क्लियर है तो हर्बिसाइड से रिलेटेड, केमिकल वीड कंट्रोल से रिलेटेड और भी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो एक लेक्चर अगर हम सही ढंग से सुनते हैं तो उसमें जो इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी हमारी क्लियर होती चलती हैं। तो शुरू करते हैं प्लांट फैक्टर से। ये ऐसे कौन से प्लांट फैक्टर हैं जो हर्बिसाइड इफिकेसी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो हम अगर किसी पे भी स्प्रे कर रहे हैं, किसी भी प्लांट स्पीसीज पे, चाहे वो क्रॉप प्लांट हो चाहे वो वीड प्लांट्स हो, तो उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो बहुत अफेक्ट करती है। तो मॉर्फोलॉजी कैसे अफेक्ट करती है, इससे पहले आपको ये समझना होगा कि जब हम हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं तो वो कैसे एक्शन करता है। तो देखिए, हर्बिसाइड का इफिकेसी प्रॉपर हो तो उसके लिए नंबर 1 क्या होना चाहिए, पहले वो हर्बिसाइड उस जो प्लांट स्पीसीज है उसके प्रॉपर कांटेक्ट में होना चाहिए, फॉलिएज के कांटेक्ट में होना चाहिए। अगर सॉइल अप्लाइड है तो उसके रूट के कांटेक्ट में होना चाहिए। तो नंबर 1 जो चीज़ है वो है कांटेक्ट। नंबर 2 है उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। नंबर 3 उसका प्रॉपर ट्रांसलोकेशन होना चाहिए। उसके बाद उसको एक्टिव फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर वो डीएक्टिवेट हो गया, मेटाबलाइज हो गया, तो उसका टॉक्सिक एक्शन खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट में उसको साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचना बहुत जरूरी है, जहां वो अपना मोड ऑफ एक्शन शो करेगा। तो जो साइट ऑफ एक्शन होती हैं ये एंजाइम्स होते हैं, जहां वो एंजाइम अवेलेबल है। तो वहां जाके मोड ऑफ एक्शन होता है, लिपिड बायोसिंथेसिस को रोकता है, अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस को रोकते हैं, रेस्पिरेशन को चेक करते हैं, फोटोसिंथेसिस चेक करते हैं, बहुत सारे मोड ऑफ एक्शन होते हैं। तो ये प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। अगर ये प्रोसेस अफेक्ट हो रहे हैं तो उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। एक तो ये आपको क्लियर होना चाहिए ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं। दूसरी बात यह है कि एक मैंने लेक्चर अपलोड कर रखा है कि जो फोलियर अप्लाइड और सॉइल अप्लाइड के क्या क्या मेथड है, वो लेक्चर भी आप जरूर देखें, क्योंकि वो तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। जो सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड है वो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं और उनका जो प्लांट में एब्जॉर्प्शन फर्दर शूट में होता है वो थ्रू जाइलम होता है। तो जाइलम मूवमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ये जो जाइलम मूवमेंट है वो थ्रू ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम होता है। तो जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा रूट से एब्जॉर्ब होगा और वो प्लांट में ऊपर तक हर्बिसाइड चला जाएगा। तो जो रूट अप्लाइड हर्बिसाइड है उसमें जो फैक्टर ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम को अफेक्ट करेंगे वो उसकी इफिशियंसी को भी अफेक्ट करेंगे। ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जो फोलियर अप्लाइड है जिसको हम फोलिएज पे कर रहे हैं, उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है कि वो जब एब्जॉर्ब होते हैं तो पहला जो बैरियर होता है क्यूटिकल होता है, और क्यूटिकल किस तरह की है वो बड़ा डिसाइड करती है कि अगर क्यूटिकल थिक है तो जो एब्जॉर्प्शन कम होगा, या उसमें वैक्स हैं, बहुत ज़्यादा लिपिड्स हैं, तो भी एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। तो जो वैक्स है ये पेनिट्रेशन नहीं होने देता है, ऑब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है, तो उस कारण से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। लेकिन फिर भी कई मेथड्स होते हैं, लिपोफिलिक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर सर्फेक्टेंट हम यूज़ करते हैं, उससे भी जो है एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। एब्जॉर्ब होने के बाद जो फोलिएज में होता है वो जो ट्रांसलोकेशन प्लांट में होता है वो रूट्स में भी होता है और अपर ग्रोइंग पार्ट्स में भी होता है। ये जो होता है फ्लोएम के थ्रू होता है। तो जो फैक्टर फ्लोएम मूवमेंट को अफेक्ट करेंगे वो डेफिनेटली उस हर्बिसाइड की इफिशियंसी को भी अफेक्ट करेंगे। तो ये हमको क्लियर होना चाहिए कि जो रूट अप्लाइड हर्बिसाइड है उनका ट्रांसलोकेशन थ्रू जाइलम है और अपवर्ड ऊपर की साइड में होता है, और जो फोलिएट
जो फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड हैं उनका मूवमेंट जो है वो प्लांट में ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है और थ्रू फ्लोएम होता है। तो जनरली इसमें फ्लोएम मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको पहले बेसिक क्लियर होगा तो आपको ये प्लांट फैक्टर पूरा समझ में आएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि कैसे होगा। अब जो मॉर्फोलॉजी हम देखें, जब हमने स्प्रे किया तो जो एब्जॉर्प्शन होना है कैनोपी के थ्रू वो लीव्स पर बड़ा डिपेंड करता है। अगर लीव्स नैरो हैं तो उसमें हर्बिसाइड का रिटेंशन नहीं होगा, ब्रॉड लीफ है रिटेंशन होगा। दूसरा, लीफ का ओरिएंटेशन कैसा है, अगर वो वर्टिकली ऊपर की तरफ लीफ है तो हर्बिसाइड को रिटेन नहीं कर पाएंगी, अगर हॉरिजेंटल है तो लीव्स को हर्बिसाइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो लीफ ओरिएंटेशन और लीफ की जो विथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रोइंग पॉइंट कहाँ पे है प्लांट्स का, तो जनरली जो डाइकोट्स होते हैं उनका ग्रोइंग पॉइंट ऊपर को होता है और प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वहाँ हर्बिसाइड जल्दी इफेक्ट शो करता है। और जो ग्रेमनी फैमिली के मेंबर्स हैं या जो ग्रासेस हैं उनका जनरली ग्रोइंग पॉइंट इनिशियली कहाँ रहता है, सॉइल के नीचे रहता है या लीफ हुर्ल में रहता है, बंद रहता है, वहाँ तक हर्बिसाइड नहीं पहुँच पाता है। तो हर्बिसाइड की इफिशियंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये मॉर्फोलॉजी का बड़ा इफेक्ट है कि उसका लीफ किस तरह की है। फिर उसकी लीफ स्मूथ है, अगर स्मूथ है तो हर्बिसाइड का ये जो ड्रॉप्स हैं वो रिटेन नहीं कर पाएगी और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो एब्जॉर्प्शन होने के लिए उसका कांटेक्ट में आना और रिटेंशन होना बहुत जरूरी है, तभी एब्जॉर्ब होगा। तो जो मॉर्फोलॉजी है वो एक तो कांटेक्ट को कम कर देती है क्योंकि ग्रोइंग पॉइंट कुछ में अलग है, ढका हुआ है, कुछ में एक्सपोज है। फिर लीफ कैसी है, स्मूथ है या नैरो है, वहाँ भी रिटेंशन क्या होगा, कम होगा, तो एब्जॉर्प्शन कम रहेगा। फिर देखिए हेयर्स लीफ पे हैं या नहीं है। अगर हेयर्स बहुत पास पास हैं लीव्स में, बहुत डेंसली हेयर्स हैं, तो जब हम स्प्रे करेंगे तो जो स्प्रे होगा, जो स्प्रे की जो ड्रॉप्स होंगी वो हेयर्स के टिप पे रिटेन कर जाएंगी और वो जो लीफ सरफेस है, एक्चुअली जहां लीफ का सरफेस जहां हर्बिसाइड को आना है वो नहीं आ पाएगी। मान लीजिए हेयर है ये और ये लीफ सरफेस पे मान लीजिए है, ये लीफ सरफेस मान लीजिए ये हेयर है, तो क्या होगा, ड्रॉप्स यहां आएंगी और यहीं रिटेन रहेंगी और नीचे तक नहीं आ पाएगी। तो इससे क्या होगा, हर्बिसाइड कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर हेयर्स डेंस नहीं है, दूर दूर है, तो उसमें क्या होगा, जब हम हर्बिसाइड स्प्रे करेंगे तो हेयर्स क्या करेंगे, बैरियर, तो जो ड्रॉप्सलेट्स हैं उसको नीचे नहीं गिरने देंगे, लीफ पर रिटेन कर लेंगे। तो दो तरह से काम करते हैं हेयर्स। इफिशियंसी जो है बढ़ा भी सकते हैं रिटेन ज़्यादा करके अगर हेयर्स दूर दूर हैं। अगर हेयर्स बहुत पास पास हैं तो स्प्रे को लीफ सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आने देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि उसमें हेयरीनेस कितनी है। तो जनरली जो न्यू लीव्स होती हैं उसमें हेयर्स बहुत कम होते हैं, तो बहुत जल्दी जो है रिटेन कर लेते हैं हर्बिसाइड को और वो सेंसिटिव होते हैं, ससेप्टेबल होते हैं और वहाँ इफिशियंसी हर्बिसाइड्स की ज़्यादा होती है। जो अनदर फैक्टर है वो क्यूटिकल का है। क्यूटिकल का मैंने आपको बताया, ये एक बहुत बड़ा फिजिकल बैरियर है। आप लीफ मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पूरा। और लीफ का जो क्यूटिकल की थिकनेस क्या है, बहुत ज़्यादा थिकनेस होगी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। कंपोजिशन क्या है, लिपिड्स बहुत ज़्यादा हैं तो जो हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो है एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो जनरली जो है ये क्यूटिकल क्या करती है, फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है और एब्जॉर्प्शन को रोकती है। तो किसी भी कंपटीशन में पूछा सकता है कि कौन सा लीफ का प्लांट पार्ट फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है, तो उसका आंसर है क्यूटिकल। तो ये थे प्लांट फैक्टर। तो अगर लीफ ज़्यादा कॉन्टैक्ट कर लेती है हर्बिसाइड का तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होने का चांस रहता है और वहाँ हर्बिसाइड की इफिकेसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये डिफरेंशियल मैकेनिज्म होते हैं, अलग अलग प्लांट्स में होते हैं, जिस कारण से इफिशियंसी अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होती है। तो जब आप सेलेक्टिविटी वाला आप लेक्चर देखेंगे, वो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। दूसरा है जो फैक्टर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं जनरली क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन को अफेक्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन को कैसे अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो हमने स्प्रे किया है वो लीफ पे कितने टाइम तक रहेगा और फिर वो एब्जॉर्ब हुआ है तो ट्रांसलोकेशन कैसे होगा, उसकी फिजियोलॉजी में ट्रांसलोकेशन जो है फिजियोलॉजी से रिलेटेड है और फिजियोलॉजी को जो है इन्वायरमेंट फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं इसको समझते हैं। जो टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर टेम्परेचर देखिए बहुत ज़्यादा है और हमने स्प्रे किया तो क्या होगा, एवापोरेट कर जाएगा, मॉलिक्यूल वेपराइज कर जाएगा, एवापोरेट कर जाएगा। एक तो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि हाई टेम्परेचर से
उसमें डिकम्पोजिशन हो जाए, उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाए, डिग्रेडेशन हो जाए, तो भी उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तीसरा क्या है कि हाई टेम्परेचर पे जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है वो सीज हो जाती है, रुक जाती है। तो जो ट्रांसलोकेशन होता है वो फिजियोलॉजिकल वे में होता है, तो वो जब नहीं होगा, फिजियोलॉजिकल वे नहीं होगा या फोटोसिंथेसिस नहीं होगी प्लांट के अंदर, तो वो ट्रांसलोकेट नहीं हो पाएगा हर्बिसाइड और उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, ट्रांसलोकेशन भी रुक जाएगा। तो ड्राइनेस कर देता है और उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को हैम्पर करता है हाई टेम्परेचर। इसी तरह से अगर टेम्परेचर बहुत लो है, विंटर सीजन है और वो फिजियोलॉजिकल रेंज में टेम्परेचर नहीं है, प्लांट स्लोली ग्रोथ कर रहा है, तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, पुअर होगा, ट्रांसलोकेशन भी क्या होगा, पुअर होगा। फोटोसिंथेसिस बहुत स्लो हो रहा है तो उसके अंदर ट्रांसलोकेशन और जो दूसरे प्रोसेस होने हैं, मेटाबॉलिज्म, वो भी पुअर होगा। तो जनरली ऐसे केस में क्या होता है, क्रॉप का डैमेज ज्यादा हो जाता है, क्योंकि क्रॉप क्या करती है, हर्बिसाइड मॉलिक्यूल को मेटाबोलाइज करती है, मेटाबॉलिज्म होता है ताकि उसमें डिटॉक्सिफिकेशन हो और वो सेव हो जाए। तो अगर क्रॉप्स में हमने स्प्रे कर रखा है वीड्स के साथ और टेम्परेचर लो है, तो क्रॉप डैमेज होने का चांस ज्यादा है लो टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर सनलाइट का जो रोल है वो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। अगर सनलाइट प्रॉपर मिल रही है, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर होगा, तो उसमें ट्रांसलोकेशन और जो अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होने हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होने हैं हर्बिसाइड के साथ, वो प्रॉपर होंगे और उसकी इफिशियंसी प्रॉपर रहेगी। तो ये जो सनलाइट का जो रोल है फोटोसिंथेसिस और फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। दूसरा, कुछ जो हर्बिसाइड्स हैं उनका फोटो डिकम्पोजिशन होता है, तो अगर वो एक्सपोज्ड हैं लीफ पे और सनलाइट के उसमें कांटेक्ट में है तो उनका फोटो डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड में तो फोटो डिकम्पोजिशन होता ही है, फोलियर अप्लाइड हर्बिसाइड्स में भी फोटो डिकम्पोजिशन होने के चांस रहते हैं। अनदर फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो फैक्टर है वो हर्बिसाइड ड्राइनेस से रिलेटेड है। अगर ह्यूमिडिटी लो है तो क्या होगा कि वेपर जो प्रेशर है, वेपर डिफिसिट प्रेशर जो है, वीपीडी जिसे हम बोलते हैं, वेपर प्रेशर डिफिसिट, वो ज़्यादा होगा और ट्रांसपिरेशन प्लांट से ज़्यादा होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो वेपराइजेशन है, जो हर्बिसाइड हमने स्प्रे कर रखा है लीफ पे वाटर के साथ, वो वेपर एयर में चली जाएगी। तो उससे क्या होगा, हर्बिसाइड मॉलिक्यूल ड्राई कर जाएगा, या हर्बिसाइड मॉलिक्यूल अगर वोलेटाइल है तो वो भी एयर में चला जाएगा। तो लीफ सर्विस पे वो हर्बिसाइड का मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और इफिशियंसी पुअर हो जाएगी। तो ह्यूमिडिटी जो है वो जो हर्बिसाइड ड्रॉपलेट्स के रिटेंशन को बहुत अफेक्ट करती है। तो दूसरा क्या है कि अगर ह्यूमिडिटी दूसरे एंड पे बहुत ज़्यादा है, हाई ह्यूमिडिटी है, तो वेपराइजेशन क्या होगा, कम होगा और रिटेंशन मेंटेन रहेगा। तो ये ह्यूमिडिटी का रोल है। तो अगर ह्यूमिडिटी लो हो और हम उस समय में हर्बिसाइड स्प्रे करें तो रिटेंशन कम होगा और वेपराइज हो जाएगा। अनदर फैक्टर विंड है। विंड का भी वही रोल है जो ह्यूमिडिटी का और टेम्परेचर का है। विंड भी वेपराइजेशन में हेल्प करती है। अगर विंड में चल रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, तो वेपराइज हो जाएगा, रिटेन नहीं करेगा। दूसरा ड्रिफ्ट होता है। ड्रिफ्ट यह है कि जब हर्बिसाइड को स्प्रे करते हैं तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं हवा के साथ उड़ जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाती हैं, इसको ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ड्रिफ्ट होगा तो जो हम जहां हर्बिसाइड डालना चाह रहे हैं वहां पड़ेगी ही नहीं, ड्रॉपलेट्स दूसरी जगह चली जाएंगी, तो वो हर्बिसाइड वीड्स पे पड़ेगा नहीं और वीड्स की डेथ होगी नहीं। तो यहां भी हर्बिसाइड की इफिशियंसी क्या हो गई, पुअर हो गई। तो विंड दो तरह से अफेक्ट कर रही है, एक तो ड्राइनेस में इसका रोल है, हाई विंड है अगर, दूसरा ड्रिफ्ट। तो जब विंड चल रही हो, तेज हवाएं चल रही हो, तो उस समय हर्बिसाइड स्प्रे नहीं करना चाहिए। फिर रेनफॉल अगर हमने हर्बिसाइड स्प्रे किया है और उसके तुरंत बाद रेन्स हो जाए तो क्या होगा, हर्बिसाइड लीफ पे रिटेन कर ही नहीं पाएगा और वॉश होकर के नीचे चला जाएगा। तो अब जब हर्बिसाइड रहेगी नहीं, लीफ पे नीचे चला गया, तो एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं और हर्बिसाइड की इफिशियंसी पुअर हो जाएगी। तो कुछ जब हम हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं तो कुछ उसको रिटेंशन टाइम चाहिए और उसके कुछ टाइम बाद अगर रेन होती है, जब तक एब्जॉर्प्शन ना हो और तब तक रेन हो जाए, तो हर्बिसाइड चला जाएगा लीफ में से, बाहर गिर जाएगा और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इस टाइम पीरियड को कि जब हमने स्प्रे किया और स्प्रे के मॉलिक्यूल्स लीफ में एब्जॉर्ब हो गए, उसके बाद अगर रेन हो तो इसको बोलते हैं रेन फास्ट। तो ये एक टर्म है रेन फास्ट या रेन फास्टनेस। रेन फास्ट या रेन फास्टनेस पीरियड।
तो ये किसी हर्बिसाइड्स के लिए 2 आवर्स है। 2 आवर्स अगर रेन फास्टनेस पीरियड है, रेन फास्ट पीरियड है, इसका मतलब ये है कि हम हर्बिसाइड स्प्रे करने के अगर 2 घंटे बाद रेन होती है तो तब तक एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसका रेन का कोई इफेक्ट नहीं आया होगा। तो अलग अलग हर्बिसाइड के लिए ये अलग अलग होता है। तो इन जनरल जो है 8 आवर्स में जो है अगर हमने स्प्रे किया और 8 आवर्स के बाद अगर रेन्स होती हैं तो इन जनरल मोस्ट ऑफ द हर्बिसाइड एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये रेन फास्टनेस पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिसाइड करता है कि लीव्स से वॉशिंग हो रही है या नहीं हो रही। दूसरा, अगर रेन हमने सॉइल अप्लाई कर रखा है हर्बिसाइड को, तो लीचिंग से जो है हर्बिसाइड सॉइल सरफेस होना चाहिए, और रेन्स ज़्यादा हो गई तो वो रेन के साथ नीचे चला जाएगा, सॉइल में लीच कर जाएगा, वहाँ भी उसकी इफेक्टिवनेस हो जाएगी। दूसरा, रन ऑफ के साथ, जो बारिश हो गई, हमने सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड है, सॉइल पे अप्लाई किया और उसके बाद रेन्स हो गई तो पानी के साथ बह के भी चला जाएगा, तो रन ऑफ के साथ भी इसका लॉस हो जाता है। तो रन ऑफ भी चांस हैं और लीचिंग के चांस हैं और लीव्स में वॉशिंग का प्रॉब्लम होता है। तो ये जो है रेन फास्टनेस पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है हर्बिसाइड स्प्रे के लिए। फिर ड्यू का भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो मान लीजिए कि हर्बिसाइड अगर ड्राई हो गया है तो रात में जब ड्यू पड़ती हैं तो उसको मॉइस्चर दे देता है और उसको मॉइस्चर एबिलिटी मिल जाती है और वो हर्बिसाइड स्प्रे जो हमने किया था वो दोबारा से लीव्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर हर्बिसाइड ड्राई हो गया है किसी कारण से और रात में ड्यू पड़ती है तो ड्यू जो है हेल्प करती हैं एब्जॉर्प्शन में। तो इसलिए इन जनरल जो हर्बिसाइड स्प्रे किए जाते हैं वो थोड़े इवनिंग आवर्स में किए जाते हैं। एक तो सनलाइट के डिकम्पोजिशन से फोटो डिकम्पोजिशन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ड्राइनेस हो रही है, वेपोराइजेशन हो रहा है, वोलेटिलाइजेशन हो रहा है, उन सब के लॉस चेक हो जाते हैं। दूसरा, शाम को जो ड्यू पड़ती है उससे वो हर्बिसाइड मॉलिक्यूल जो क्रिस्टल फॉर्म में आ गया था, जो ड्राई फॉर्म में आ गया था, फिर से सॉल्बलाइज हो जाता है, मॉइस्चर मिल जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ड्यू फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली ड्राई रीजन में जहां मॉइस्चर की डेफिशिएंसी रहती है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर है। तीसरा जो या जो हम कह सकते हैं मॉइस्चर अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वहाँ जो है ड्राई रीजन है या ह्यूमिड रीजन है, जनरली जो जहाँ मॉइस्चर कम रहता है, जहाँ ड्राई एरिया है, रेनफॉल वहाँ कम रहता है, वहाँ सॉइल भी क्या रहती हैं, ड्राई रहती हैं और जो प्लांट का जो वाटर स्टेटस है वो कम रहता है। तो ऐसे टाइम पे ट्रांसपिरेशन जो कम होता है और सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड ट्रांसपिरेशन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। दूसरा, फॉलेज अप्लाइड अगर हर्बिसाइड है और मॉइस्चर कम है, ड्राई रीजन है, तो स्टोमेटा बंद रहते हैं, क्यूटिकल थिक रहती है, वहाँ पे भी उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो यही रीजन है कि ड्राईलैंड रीजन में या रेनफेड एरिया में जहाँ मॉइस्चर की डेफिशिएंसी है वहाँ हर्बिसाइड की इफिशियंसी बहुत पुअर होती है। तो ऐसे केसेस में हमें वहीं हर्बिसाइड स्प्रे करना चाहिए जब मॉइस्चर अवेलेबिलिटी प्रॉपर हो। फिर सॉइल फैक्टर है कि सॉइल किस तरह से अफेक्ट कर रही है हर्बिसाइड को। तो जो देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर वो बड़ा टेक्सचर का है, और टेक्सचर से हमें ये पता चलता है कि सैंड सिल्ट क्ले कितना है सॉइल में। अब सैंड सिल्ट क्ले का जो रिलेशन है यहाँ पे वो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी में है। तो जो जनरल हर्बिसाइड हैं वो कैटायनिक नेचर के हैं, कैटायन उसमें रहते हैं, और जो क्ले कंटेंट अगर ज़्यादा है तो उनके एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी CEC ज़्यादा होती है। तो क्ले में नेगेटिव चार्जेस हैं और हर्बिसाइड में पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हर्बिसाइड मॉलिक्यूल को रिटेन कर लेता है, उसको एड्जॉर्ब कर लेता है। तो अब जब हर्बिसाइड का मॉलिक्यूल हमने सॉइल में डाला, अप्लाइड किया, तो वो क्ले पे आ गया और क्ले पे एड्जॉर्ब हो गया। अब वो रिलीज नहीं होगा, सॉइल सॉल्यूशन में नहीं आएगा, तो वो रूट्स के थ्रू, वीड्स की रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो एफिशिएंसी पुअर हो जाएगी। तो जिन सॉइल में क्ले कंटेंट ज़्यादा है वहाँ हर्बिसाइड मॉलिक्यूल का एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और उनकी रिलीज कम होती है और हर्बिसाइडल इफेक्ट कम हो जाता है। तो ऐसे रीजन में फिर हमें हर्बिसाइड की डोज बढ़ानी पड़ती है। तो हाई क्ले कंटेंट सॉइल में जो रिकमेंडेड डोज हर्बिसाइड की ज़्यादा होती हैं, तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हाई एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। दूसरा यह है कि अगर सैंडी सॉइल है और सैंडी सॉइल में एड्जॉर्प्शन कम होता है तो अवेलेबिलिटी रहती है, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या है, लीचिंग की है। तो अगर सैंडी सॉइल ज़्यादा है तो हर्बिसाइड एड्जॉर्ब तो नहीं होगा, लेकिन लीचिंग से जो है रूट जोन के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ भी इफिशियंसी पुअर हो जाएगी। तो हाई क्ले कंटेंट होगा तो इफिशियंसी क्यों पुअर हो रही है, क्योंकि एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है। और हाई सैंडी सॉइल है तो वहाँ भी इफिशियंसी पुअर क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ लीचिंग ज़्यादा हो रही है। इसी तरह से ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट का भी रोल है, वो उसी तरह जो क्ले का है।
क्योंकि CEC ऑर्गेनिक मैटर की भी बहुत ज़्यादा होती है, तो हर्बिसाइड मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर के जो ह्यूमस जो भी है उसमें। तो अगर हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है, ह्यूमस ज़्यादा है और ऐसे सॉइल में हमने हर्बिसाइड स्प्रे किया है, तो हर्बिसाइड के मॉलिक्यूल भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे नेगेटिव चार्जेस पे, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस में नेगेटिव चार्ज होते हैं और CEC बहुत ज़्यादा होती है ह्यूमस की, तो वहाँ भी जो हर्बिसाइड की इफिशियंसी पुअर हो जाती है। तो ऐसी सॉइल्स में भी हमें हर्बिसाइड की डोज बढ़ानी पड़ती है। फिर सॉइल पीएच जो है वो हर्बिसाइड के रिएक्शन को डिसाइड करती है। तो कुछ हर्बिसाइड्स जो होते हैं वो न्यूट्रल रेंज पे ही एक्टिव होते हैं, कुछ जो है हाई पीएच पे एक्टिव होते हैं। तो अगर सॉइल पीएच एसिडिक है और हर्बिसाइड का जो मॉलिक्यूल की जो एक्टिविटी है न्यूट्रल पीएच पे है, तो वहाँ क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे और प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा लो पीएच पे, और उसकी जो रिएक्टिविटी है, जो केमिकल रिएक्शन से उसका जो टॉक्सिसिटी है पुअर हो जाएगी। तो पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है और हर्बिसाइड के लिए पीएच क्या होती है, अलग अलग रहती है। तो जो जनरली ट्राइजिन्स जो होते हैं जैसे एट्राजिन है, ये सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड है। तो जो सॉइल पीएच वाला फैक्टर है या जो ऑर्गेनिक मैटर का है, टेक्सचर का है, सॉइल रिलेटेड फैक्टर्स सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सॉइल अप्लाइड जो हर्बिसाइड हैं वो प्री इमर्जेंस और प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है, और प्री इमर्जेंस में जनरली जो है ट्राइजिन्स जो होते हैं, एट्राजिन होते हैं, वो स्प्रे किया जाता है, और लो पीएच पे, एसिडिक पीएच पे इनकी इफिशियंसी पुअर हो जाती है। तो यहाँ भी हर्बिसाइड की इफिकेसी पुअर हो जाएगी अगर पीएच न्यूट्रल रेंज में नहीं है। तो मोस्ट ऑफ जो हर्बिसाइड होते हैं वो न्यूट्रल रेंज पे अच्छी इफिशियंसी शो करते हैं। तो लास्ट फैक्टर जो है वो है मैनेजमेंट फैक्टर। तो ये जो प्लांट फैक्टर हैं या एनवायरमेंटल हैं, सॉइल फैक्टर हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हैं, उस पर हम कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हम। लेकिन मैनेजमेंट से हम, क्रॉप मैनेजमेंट से हम, एग्नोमिक प्रैक्टिस से हम हर्बिसाइड की इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या ऐसा हम करें कि हर्बिसाइड की इफिशियंसी बढ़ जाए। तो उसमें देखिए टाइम ऑफ एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है विद इन 2 to 3 स्प्रे करने चाहिए। पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड जो है हमको जब वीड्स की एक्टिव ग्रोथ स्टेज हो तभी करना चाहिए, क्योंकि जो अगर सकुलेंट स्टेज है तो उसमें हर्बिसाइड का स्प्रे ज़्यादा होगा। अगर उसमें एज ज़्यादा हो गई है प्लांट की, वीड्स की, तो उसमें क्या होगा, क्यूटिकल डेवलप हो जाएगी, तो उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इस कारण से टाइम ऑफ एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने लेट एप्लीकेशन किया तो हर्बिसाइड की इफिशियंसी पुअर हो जाएगी। फिर मेथड ऑफ एप्लीकेशन किस हम मेथड से कर रहे हैं। मेथड का मतलब यह है कि हम जो है नैपसैक से कर रहे हैं या हम जो है पावर स्प्रे से कर रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रही है या नहीं हो रही है, लो वॉल्यूम से कर रहे हैं, ड्रॉपलेट का साइज क्या है, अगर ड्रॉपलेट का साइज बहुत ज़्यादा हो गया तो जो ड्रॉपलेट्स बड़ी होगी तो हर्बिसाइड एक ही ज़्यादा गिर जाएगा, अगर फाइन ड्रॉपलेट्स हो गई तो एयर में ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो ना तो बहुत बड़ी ड्रॉपलेट्स होनी चाहिए ना फाइन ड्रॉपलेट्स होनी चाहिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब हर्बिसाइड स्प्रे किया जाता है पर्टिकुलरली प्री इमरजेंस हर्बिसाइड में, तो वहाँ फिल्म जो है हर्बिसाइड की बनी रहनी जरूरी है। अगर वो फिल्म टूट गई तो जो वीड्स जर्मिनेट कर रहे हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो हर्बिसाइड का स्प्रे किया जाता है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड में, स्प्रे करते हुए हमें पीछे की तरफ हटना चाहिए। जनरली जो करते हैं फार्मर, स्प्रे करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो जब आगे की तरफ बढ़ते हैं इस तरह से, तो उनके पाँव से जो है फिल्म टूट जाती है और वहाँ पे है वीड्स जर्मिनेट कर जाते हैं। तो सही तरीका यह है कि हर्बिसाइड स्प्रे करते हुए पीछे की तरफ हटना चाहिए ताकि वो फिल्म मेंटेन रहे। दूसरा, उसकी डोज, जो रिकमेंडेड डोज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिकमेंडेड डोज में हम स्प्रे नहीं करेंगे, लो डोज पे करेंगे, तो उसकी एफिशिएंसी शो नहीं होगी, हर्बिसाइडल एक्शन नहीं होगा। अगर डोज हमने ज़्यादा कर दी तो क्रॉप्स पे एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा। फिर अमाउंट ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाइल्यूशन फैक्टर है एक्चुअली में। जो रिकमेंडेड डोज वाटर की है 500 लीटर पर हेक्टर हम हर्बिसाइड्स में रखते हैं। अगर हमने ज़्यादा वाटर रख दिया, 700, 800, 900, 1000 लीटर तक रख दिया, तो हर्बिसाइड का जो मॉलिक्यूल, जो अमाउंट है, वो डाइल्यूट हो जाएगी और फिर उस पर इफिशियंसी शो नहीं करेगा। अगर हमने वाटर की अमाउंट कम कर दी तो उसकी टॉक्सिक एक्शन बढ़ जाएगा और क्रॉप पे भी डैमेज आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैनेजमेंट फैक्टर, कि हम किस टाइम पे स्प्रे करें, कैसे स्प्रे करें, नोजल हमारा कैसे होना चाहिए, फ्लैट फैन नोजल होना चाहिए ताकि यूनिफॉर्मली जो है उसके स्प्रे करे, पूरा कैनोपी कवर कर ले। टाइम, किस टाइम पे करें, किस मेथड से करें, डोज क्या हो और कितना हम पानी रखें। तो ये अगर हम मेंटेन कर लेते हैं तो हर्बिसाइड की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये मैंने आपको फैक्टर्स बताए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक लेक्चर है, कॉन्सेप्ट बेस्ड, और इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस लेक्चर को ध्यान से सुने। और एक मैंने आपको टर्म बताई, रेन फास्ट या रेन फास्टनेस, ये वो पीरियड है जिसके बीच में अगर
रेन हो जाती है तो वॉश कर जाता है। इस पीरियड के बाद अगर रेन्स होती हैं तो वो हर्बिसाइड एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जनरली जो है 8 आवर्स, कुछ हर्बिसाइड का 2 आवर्स भी है, कुछ का 1 आवर्स भी है, अलग अलग हर्बिसाइड्स का अलग अलग है। लेकिन जो एक लिमिट है, जनरल लिमिट जो है 8 आवर्स में, अगर ऐसा कोई रिजिड लिमिट नहीं है, लेकिन 8 आवर्स में इन जनरल मोस्ट ऑफ द हर्बिसाइड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको लेक्चर बताया हर्बिसाइड एफिकेसी पे। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और स्टूडेंट्स का शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।